उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो 14-15 मार्च को होनी है, उसकी जो एक सीरीज मैंने शुरू की, उसमें कुछ वीडियोस बनाई है। इस क्रम में एक अगली हम अब एपिसोड बना रहे हैं जो कि बीएनएसएस पे है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और पहले इसका नाम था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको कि रिपील कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि जो कानून के ऊपर सवाल आएंगे उनमें बीएनएस का मैंने अभी पिछली वीडियो डाली थी, ये बीएनएसएस की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट पुलिस का जो काम है वो बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ है और बीएनएसएस प्रोसीजरल लॉ है। तो जो बीएनएस के प्राविधान है उनको लागू कैसे करना है ये बीएनएसएस बताता है। तो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बीएनएसएस में भी बीएनएस की तरह ही बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, सीमित रखेंगे वहां तक जो कि पुलिस से संबंधित सेक्शंस हैं, पुलिस से संबंधित प्राविधानों में जो चेंज हुआ है उसकी बात हम करेंगे। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे चेंज हुए हैं, जो कोर्ट के प्रोसीजर से संबंधित चेंजेस हैं वो मुझे लगता है कि शायद उतने, मुझे ऐसा महसूस होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सा आ जाए और फिर आपको लगे, तो अगर उचित लगे तो समय मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो मुझे जो लगा कि जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात कर लें। और उसमें जो पुलिस से रिलेटेड प्राविधान है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड, एविडेंस करेक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले एक मोटा मोटा खाका, जो नए सेक्शंस हैं जो उसमें जोड़े गए हैं, या नए क्लोजेस या सब सेक्शंस, वो 92 जोड़े गए हैं, 92 ऐसे हैं जो नए प्राविधान जोड़े गए हैं पूरे। मॉडिफाई कितने सेक्शन से क्लोजेस को किया गया? 177। अब बताइए आप, 484 सेक्शन थे पहले सीआरपीसी में, उसमें से 177 को या तो मॉडिफाई कर दिया गया है या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई अमेंडमेंट किया गया है। तो कितना बड़ा आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। डिलीटेड सेक्शंस 14 ऐसे सेक्शन है जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये मैं पहले बार बार बता चुका हूं कि नए कानूनों में, विशेषकर सीआरपीसी में, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और उसमें भी ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ सब स्टेटमेंट, वो हम आगे बताएंगे। और उसको कैसे, उस एविडेंस को जो ऑडियो वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंस है, उसको कैसे कलेक्ट करना है, कोलेट करना है, प्रिजर्व करना है, फॉरवर्ड करना है, प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने, ये सारी की सारी प्रक्रिया बीएनएसएस में और बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अगले वीडियो जिसके बारे में होगा उसमें सारा समझाया गया है। तो ऐसे 35 जगह पे इसका नाम आया है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, 35 प्लेसेस पे। और टाइमलाइंस दे दी गई है, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था कि ट्रायल को फास्टर करने के लिए क्या किया गया है कि जगह जगह पर टाइमलाइन दी गई है कि इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में हो जाएगा, चार्ज फ्रेम इतने दिन में हो जाएगा, कमिटल प्रोसीडिंग्स इतने दिन में हो जाएंगी, एडजॉर्नमेंट्स 2 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे इसमें ऐसा किया गया है कि टाइम से उसको बांध दिया गया है, पुलिस को भी और माननीय न्यायालय को भी। ऐसे 35 इंस्टांसेस हैं, 35 प्लेसेस पर, जहाँ पर के टाइम लाइन के बारे में जिक्र किया गया है। न्यू लॉज के बताया था, मैंने पिछली बार ही बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। मेरा प्रयास रहता है वीडियो बड़ी ना हो पाए, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि कानून है, बहुत विशाल विषय है। अब कितने सवाल आएंगे ये तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला, इसको जो फीचर्स हैं न्यू लॉज के, ओवरऑल जरा समझ लीजिए, हो सकता है कहीं से आ जाए। डीक्रिमिनलाइजिंग पैटी ऑफेंसेस एंड डीक्लॉगिंग प्रिजन्स। एक तो इसका उद्देश्य है कि जो छोटे छोटे अपराध हैं उनका अपराधीकरण हटाया जाए, उनको अपराध न मान के। इसीलिए देखिए कम्युनिटी सर्विस का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको वो किया गया है। प्लस डीक्लॉगिंग प्रिजन, जेलों में तो भीड़ लगी हुई है, जो क्षमता से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, उनको उसमें एक संख्या में कमी लाई जाए। और टफ लॉज अगेंस्ट हीनियस क्राइम, लेकिन एट द सेम टाइम जो गंभीर अपराध है उनके अपराधों के विरुद्ध कानून को सख्त किया जाए और कड़ा किया जाए। जैसे नए कानून, पिछले बार मैंने बताया था, टेररिज्म और क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, सोशल कंसर्न्स, स्नैचिंग, फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज एक्सेट्रा, ये सबको उस पर जोड़ा गया है। विक्टिम सेंट्रिक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, मॉडर्न और साइंटिफिक है। इसमें आज की और आने वाले जो भविष्य में चैलेंज होंगे उनको एड्रेस किया गया है। इसीलिए इसमें बात की गई है कि अभी बताएंगे हम आगे के 7 साल की सजा से दंडित होने वाले जो अपराध है, उन अपराधों के घटना स्थल पर जब पुलिस जाएगी तो फोरेंसिक टीम को बुलाया जाना मैंडेटरी है। हालांकि ये समझते हुए कि अभी उतना ढांचा नहीं है, उतनी फोरेंसिक टीम्स नहीं है स्टेट्स पुलिस के पास, तो उसमें 5 साल का समय दिया गया है। तो आज का और कल का चैलेंज इसमें एड्रेस किया गया। और टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करती है। ये इसके फीचर्स हैं जो बीएनएसएस में भी है।
उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बीएनएसएस में किए गए हैं चेंजेस। केवल चेंजेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो बहुत बड़े स्केल पर चेंजेस हुए हैं, तो उसमें सारा ही इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं पुराने वाली के भी जो थे वो भी सब कवर हो जाते हैं। एक चीज़ और बता दूं यहीं पे, अगर समय मिला तो कोशिश करिए कि इसके जो कोरिलेटेड सेक्शंस हैं पुराने वाले सीआरपीसी के उनको भी पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं, आसानी हो जाएगी समझने में। और कभी कभी रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोनों को जोड़ के, वो पुराना क्या था नया क्या है। तो डेफिनेशंस में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि सेक्शन 2(1) में दिया गया है नए वाले बीएनएसएस में। इसमें क्या हुआ है कि डेफिनेशन जोड़ दी गई है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की, बेल बॉन्ड और बॉन्ड की, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो क्या होगा उसकी डेफिनेशन जोड़ दी गई है। एक इसमें इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे डिफाइन किया गया है, उस इन्वेस्टिगेशन में एक एक्सप्रेशन ऐड करके ये कह दिया गया है कि जहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है कि इस एक्ट के प्रोविजन और किसी स्पेशल एक्ट, जैसे मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था गैंगस्टर एक्ट, या और जो बहुत सारे एक्ट है, यूएपीए है, गैंगस्टर एक्ट है, एक्साइज, जितने भी एक्ट थे वो स्पेशल एक्ट्स होते हैं जो एक सब्जेक्ट को डील करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर उन दोनों के प्रोविजंस के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, कोई टकराव होता है, जो यानी कि बीएनएसएस के प्रोविजन है और स्पेशल एक्ट के प्रोविजन है, तो जो स्पेशल एक्ट के प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे। वैसे भी ये बेसिक रूल है, बेसिक एक तरह से कहिए कानून का ये बेसिक फंडामेंटल एक फीचर होता है कि जहाँ स्पेशल एक्ट होता है फिर वहाँ स्पेशल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो फिर प्रिवेल करते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। विक्टिम की परिभाषा को बढ़ा के इन्होंने उसमें गार्जियन विक्टिम का या लीगल हेयर भी इंक्लूड कर दिया है। ये संभवतः जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी के साथ कोई ऑफेंस होता है या किसी की प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर के साथ कुछ होता है या डिजिटल राइट्स होते हैं उनके साथ अगर कोई ऑफेंस होता है, तो वो जिसके साथ हुआ और या तो उसका डिपेंडेंट या लीगल हेयर है उसके उस तक भी वो कैरी करेगा। फिर अब क्या हुआ है कि इसमें ना पूरा पहले कहीं कहीं अलग अलग जुडिशियल कोर्ट्स होते थे, जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो कानपुर में केवल अकेले कानपुर में एक वो था कि वहाँ पर सीजेएम ना होकर सीएमएम होता था, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बहुत पुराना प्रोविजन है ये। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये वाला केवल यहाँ पे था। बाकी कंट्री की बात करें दिल्ली में होता था मेट्रोपॉलिटन वाला, अब वो सब समाप्त कर दिया गया है। तो जो सेशन अब केवल 4 तरह के कोर्ट रह गए, सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जज भी इसमें है, असिस्टेंट सेशन जज का पद समाप्त कर दिया गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया गया। ये बात याद रखने योग्य है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये सीजेएम और एसीजेएम इसमें इंक्लूडेड है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसमें एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सारे के सारे आते हैं। और जैसे मैंने बताया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास एबोलिश कर दिए गए हैं। हो सकता है इसी पे सवाल बन जाए कोई। एक चीज में और है ध्यान देने योग्य कि नए वाले बीएनएसएस में पुलिस अधीक्षक अथवा उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाने का प्रोविजन है, प्रोवाइडेड के स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करे। एक ये भी प्रोविजन है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इक्विवेलेंट एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फिर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में सेक्शन 20 जो बीएनएसएस का है, और पहले 25A होता था सीआरपीसी का, पहले भी कुछ प्रोविजन थे इसमें कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता था होगा, लेकिन अब जितना ढांचा बना दिया गया है स्टेट लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस की गई हैं। तो इसमें जो स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा हेड होगा और डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। अब इसमें क्या है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा इसमें यह कर दिया गया है कि कोई भी लीगल लिमिनरी या कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, जजेस वगैरह इस तरह से उसको क्वालिफिकेशन की गई है। इसके बारे में काफ़ी डिबेट वगैरह चलती रहती है और काफ़ी लिटिगेशन भी हुआ है, हाई कोर्ट्स में कई बार रिटे हुई हैं। अभी की जो स्थिति है यूपी में वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसको डीजी प्रोसिक्यूशन बोलते हैं वो एक आईपीएस अधिकारी होते हैं और सामान्यतः डीजी या एडीजी रैंक के होते हैं। इतना पर्याप्त है आपको जानने के लिए। एक है पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट, सेक्शन 35 है बीएनएसएस का, और पहले था 41 और 41A सीआरपी। जहां जहां संभव होगा मैं पुराना सेक्शन बताता चलूंगा आपको सीआरपीसी में क्या था। इसमें एक खास बात है कि जो 7 साल या उससे कम पनिशेबल विद 7 और लेस ईयर्स का अगर कोई ऐसा ऑफेंस है तो उसमें पुलिस डिसाइड करेगी कि अरेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये पुलिस डिसाइड करेगी। अगर अरेस्ट करना है या नहीं करना है, ये पुलिस डिसाइड करेगी। अगर अरेस्ट करना है या नहीं करना है, ये पुलिस डिसाइड करेगी। अगर अरेस्ट करना है या नहीं करना है, ये पुलिस डिसाइड करेगी। अगर अरेस्ट करना है या नहीं करना है, ये पुलिस डिसाइड करेगी। अगर अरेस्ट करना है
इसको तय करने के बाद दोनों के लिए वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। अब ये रीजन रिकॉर्ड कहाँ होंगे? केस डायरी में होंगे। केस डायरी कटेगी, पर्चा कटेगा, उसमें लिखा जाएगा कि मैं अरेस्ट कर, आईओ लिखेगा कि मेरा समाधान हो गया, इसमें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या वो लिखेगा कि समाधान हो गया, अरेस्ट करना है। अगर अरेस्ट नहीं करना है तो फिर उसको अपीयरेंस के लिए नोटिस देके बुलाया जाएगा। अगर वो नोटिस मिलने के बाद भी नहीं आता है एक्यूज्ड, तो फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा। शैल बी अरेस्टेड वर्ड है उसमें। ये हो गया पूरा कानून 7 साल वाला। मोटा मोटा बताया जितना मुझे लगता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। और जो 7 साल से अधिक वाले हैं उसमें भी अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, बट रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन को मैंडेटरी नहीं करता है कानून। ये वहां भी वो तय करेंगे। ये मैंने बता ही दिया है कि अगर वो अपीयर नहीं होता है तो वो अरेस्ट हो जाएगा। अगर अपीयर होता तो शैल नॉट बी अरेस्टेड वर्ड है, फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बड़े एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर 7 साल या उससे कम की सजा में नोटिस आता है पुलिस का, अपीयर हो जाते हैं, तो फिर उसमें अरेस्ट नहीं होती है। अब इसमें एक और चीज है इम्पोर्टेंट कि अगर कोई ऐसा एक्यूज्ड है जो कि या तो कमजोर है, इनफर्म मतलब फिजिकली इनफर्म, बहुत बीमार है, कमजोर है, या 60 साल से ऊपर की जिसकी एज है यानी कि सीनियर सिटीजन। और एक चीज और है इसमें कि अगर वो किसी ऐसे ऑफेंस में एक्यूज्ड है जो कि 3 साल से कम की सजा से दंडित होने वाले अपराध है, उसमें वो गिरफ्तारी से पहले डिप्टी एसपी की परमिशन लेंगे, या तो डिप्टी एसपी या उससे ऊपर की परमिशन लेंगे, तब उसको अरेस्ट करेंगे। उसके बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। अब उसके बाद सेक्शन 36, 33, 48 और 82 बीएनएसएस के हैं। इसमें अगर किसी की अरेस्ट हो जाती है तो उसका फिर क्या प्रोसीजर दिया गया है, तो इसके सेक्शन आप याद कर लीजिए, 36, 37, 48 और 82। तो एक तो इसमें यह है कि जब अरेस्ट होती है तो अरेस्ट मतलब अरेस्टी यानी कि एक्यूज का राइट है कि एक तो उसको पूरा बताएं वो कि वो उसकी अरेस्ट हो रही है, किस ग्राउंड पे हो रही है, और जिसका उसको उस एक्यूज के द्वारा जिसका नाम बताया जाए, उसके किस रिलेटिव का, परिवार वाले का, उसको बता दे। एक चीज में और की गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, स्टेट गवर्नमेंट एएसआई से बिलो जो ना हो ऐसे अधिकारी को, यानी कि सब इंस्पेक्टर या यूपी में माने तो उसको हेड कांस्टेबल, हर पुलिस स्टेशन में ऐसे नामित करेंगे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जो कि अरेस्टीज का अकाउंट रखेंगे, यानी कि कितनी अरेस्ट हुई, इसको एक नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में बन जाएगा। मेरे चार से हर थाने में तो इसकी इतनी वो भी नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में एक ही बन सकता है, और वहाँ पे कितने व्यक्ति 24 घंटे में अरेस्ट हुए उसका पूरा डिटेल वहाँ पे रहेगा। ये मानवाधिकार के दृष्टिकोण से इसको इस तरह का प्रोविज़न किया गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जहाँ का रहने वाला है उससे कहीं और जगह पर अरेस्ट हुआ है, तो वहाँ के जो अरेस्ट करने वाले, जो ये वाला प्रोविज़न है जिसने अरेस्ट किया है और जो वहाँ पे इस काम के लिए डेजिग्नेटेड किया गया है, नियुक्त किया गया है कि उसको अरेस्ट की सूचना देनी है, वो फिर जहाँ का रहने वाला है वो अरेस्टेड पर्सन एक्यूज, उसके जिले को सूचना देगा। हैंडकफ्स के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट है, सवाल बन सकता है कि हथकड़ियों का इस्तेमाल कहाँ का। पहले तो हथकड़ियों के बारे में कोई लॉ नहीं था, फिर इसमें जुडिशियल कुछ अनाउंसमेंट्स आ गए कि हथकड़ी नहीं लगानी है। कभी कभी हथकड़ी को लेके काफ़ी विवाद हुए, तो उसमें प्रोनाउंसमेंट्स आए, तो फिर बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि एक बार हो गया कि हथकड़ी लगानी ही नहीं है कहीं, फिर कुछ घटनाएं हुई कि कोर्ट्स में से एक्यूज जो था वो भाग गए बिना हथकड़ी के, वो फिर बड़ा वो हुआ, इशू हुआ। तो उसमें कभी कभी बहुत ही दुर्दांत किस्म के अपराधियों ने भी इसका फ़ायदा उठाया। फिर पुलिस ने एक तरीका निकाला, एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का सहारा लेके, कि उसमें जीडी में तश्ता डालने लगे। वो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन दी गई पुलिस को कि वो जीडी में एक एंट्री करके कि वो वास्तव में दुर्दांत है और आवश्यकता है और ये जनहित में है, नहीं तो ये भाग जाएगा, इस तरह की चीज़ दिखा के फिर वो हथकड़ी लगाने। कोर्ट में जब अंदर ले जाते हैं प्रोड्यूस, तब तो हथकड़ी हटी जाती है, कोर्ट ले जाने तक की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब उसको क्या किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, फॉर्मलाइज कर दिया गया कि हथकड़ी कहाँ लगेगी, बड़ा क्लियर कर दिया गया है। और लेकिन उसमें वर्ड अभी भी ये लिखा हुआ है कि जो अक्यूज पर्सन है उसको हथकड़ी लगाने से मे यूज हैंडकफ्स, मे वर्ड है, यानी कि अभी पुलिस की डिस्क्रिप्शन है, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कि उसका नेचर क्या है, कितना गंभीर किस्म का अपराध है जिसमें हथकड़ी लगाने की बात की गई है। तो एक उन्होंने वो दे दिया है, उदाहरण के लिए बता दिया है कि कैसे लोगों को लगाई जाएगी। इसमें भी देखना है कि नेचर और ग्रेविटी क्या है ऑफेंस की। एक तो है कि हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर, जो आदतन अपराधी है, पेशेवर अपराधी इसको बोलते हैं,
हु हैज एस्केप फ्रॉम कस्टडी, या जो कस्टडी से भागा हुआ हो, पुलिस या जुडिशियल कस्टडी, जेल से या पुलिस की कस्टडी से। हु हैज कमिटेड वन और मोर ऑफ द 11 क्राइम्स लिस्टेड, या 11 ऐसे अपराध दिए गए हैं सेक्शन में, सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस का, जहां पर के हथकड़ियां लगाई जा सकती हैं। कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यानी कि दफा 25 और दफा 4 चाकू और तमंचा जिसमें मिलता है उसमें भी लग सकते हैं। मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटर फिटिंग ऑफ क्वाइंस, नकली जाली मुद्रा, एंड करेंसी रोड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए वैश्यवृत्ति वगैरह के लिए बच्चों को या दे जाते हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के यौन शोषण के मामले में, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जो 152 का ऑफेंस है बीएनएस का, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऐसे मामलों में हथकड़ी लगाई जा सकती है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 51, 52, 53 बीएनएसएस में है। इसमें थोड़ा चेंज ये किया है कि पहले जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करते थे सीएमओ के यहाँ या पीएचसी पे जो डॉक्टर साहब होते हैं एमओआईसी, उनसे सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को रिक्वेस्ट करनी होती, मीमो बनता था वो बाकायदा, उस मीमो पर दस्तखत सब इंस्पेक्टर के होते थे। अब उसको एनी पुलिस ऑफिसर कर दिया है, ये देखते हुए कि कभी कभी सब इंस्पेक्टर थाने पर नहीं होते और जल्दी होती, तो कोई भी हेड कांस्टेबल प्रभारी है या दीवान जी हैं, इनके कांस्टेबल भी कर सकते हैं इसको। और एक इसमें यह कर दिया गया है कि जो रिपोर्ट आएगी मेडिकल की इंजरी की, मजरूबी है ना, चिट्ठी मजरूबी उसको बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया था ना, मीमो दस्तखत करने वाला उसको बोलते हैं चिट्ठी मजरूबी। तो चिट्ठी मजरूबी जो होता है, उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आएगी मजरूब की कि क्या क्या चोटें लगी हैं, क्या क्या, उसको इमीडिएटली भेजेगा विदाउट एनी डिले। सेक्शन 51 में कहा दिया गया है डॉक्टर को उसको तुरंत उसको देनी है। एक बार इंपॉर्टेंट इसमें चेंज हुआ है और जो नई चीज की गई है वो है कि इशुएंस ऑफ समन्स, सर्विस ऑफ समन्स बाय कोर्ट। कोर्ट के जो समन्स आते हैं उसकी सर्विस कैसे हो और समन्स की फॉर्मेट क्या होगी। तो एक तो ये इशू जो करेगा कोर्ट, वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में इशू कर सकता है, कैन बी इशू, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म वाले फॉर्मेट वाले उसमें होता है कागज का, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल भी समन हो सकता है। और जो कोर्ट की मोहर होगी वो भी समन्स, ऐसा समन जिस पे कोर्ट की मोहर लगी है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा सर्व किया जा सकता है। कंपनी, जो कंपनी पे जिसको कंपनी लीगल पर्सन होती है, मालूम होगा आप लोगों को, तो कंपनी पे अगर सर्व करना है तो वो उसके डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उसके थ्रू उसको सर्व किया जा सकता है। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को सर्व करना है जबकि वो कोई नहीं गया है, तो किसी भी, अगर घर पे नहीं मिलता है, अगर फिजिकल फॉर्म में भेजा जा रहा है, तो घर के फैमिली के किसी एडल्ट मेंबर पे इसको सर्व किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ सर्विस क्या करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है समझनी होगी कि जब व्हाट्सएप से या ईमेल से या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर भेजते हैं तो उसकी एक प्रिंट आउट निकाल के कॉपी उसमें रख लेंगे। ये पुलिस भी कर सकती है, कोर्ट डायरेक्टली भी सर्व कर सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात है इसमें, उसके प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की बात की गई है कि जो घोषित अपराधी होते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उनके बारे में एक कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें। बहुत शायद मेरे विचार से उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कुछ होगा, मैं सेक्शन वाइज उस तरह चल रहा हूँ सिलसिलेवार। और अब इसमें क्या है कि एक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस ऑल्सो इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस तो बहुत जोर है। इन एडिशन टू एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी, a summons from the court or an order from a police officer for above purpose can be issued either in physical form or in electronic form as per section 94। तो समन्स या बुलाने का नोटिस वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। एक इसमें आया है 105 बीएनएसएस, ये नया जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोशिश करिए याद करने की। इसमें पूरा का पूरा प्रोविजन किया गया है जिसमें कि लिखा है ऑडियो वीडियो या विजुअल कह दीजिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर, सेक्शन 105 बीएनएसएस। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, वीडियो मैंने सारे पर जितने भी बोले हैं सारे सब्जेक्ट में मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, तो लेकिन इस पर मैंने अलग से बनाई थी, बहुत बड़ी बनाई थी। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगी सर्च एंड सीजर की 105, तो किस किस चीज़ की बनानी है बता देता हूँ। एक तो प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ ए प्लेस, किसी जगह की अगर सर्च हो रही है तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर्टिकल और थिंग, अगर वहाँ से कुछ मिलता है, कोई भी संपत्ति या कोई और वस्तु, उसकी कब्जा लेते हुए टेकिंग पोजेशन, तब वीडियो बननी है।
प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड, जब प्रिपरेशन लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड यानी कि सीजर मीमो बोलते हैं उसको, सीजर मीमो जब बनेगी उसकी भी वीडियो होनी है। और साइनिंग ऑफ सच लिस्ट बाय विटनेसेस, जब दो इंडिपेंडेंट उस लोकेलिटी के जो गवाह होंगे उनके जब सिग्नेचर होंगे तो उस सिग्नेचर करते हुए की वीडियो बनानी है। ये वीडियो प्रेफरेबली अपने मोबाइल फ़ोन से बनाया जा सकती है या किसी अन्य वीडियो कैमरे से बनाया जा सकती है। इस पर्पज़ के लिए थानों में सब इंस्पेक्टर रैंक तक मोबाइल फ़ोन भी दिए गए हैं। और इसको जैसे ही बनाएगा विदाउट डिले जो आईओ हैं सब इंस्पेक्टर, वो इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इनको फॉरवर्ड कर देंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाएगा। कैसे जाएगा, क्या क्या ध्यान रखना है, ये बहुत डिटेल हो जाएगी। मेरे विचार से इस एग्जाम के लिए उतना आवश्यकता नहीं है, बाद में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसको। एक नया सेक्शन इसमें जोड़ा गया है, अटैचमेंट, फॉरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि अगर कोई जो ये गैंगस्टर वाले जो अपने 14 में होता था, सेक्शन 14 गैंगस्टर यूपी गैंगस्टर एक्ट में जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर, उसके एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए गए। इफ आईओ हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इज डिराइव और ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, he may with the approval of SP or CP make an application in the court having jurisdiction to take cognizance or try or commit the case for attachment of such property। पूरी की पूरी इसमें 107 में इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल थोड़ा सा, पूरे के पूरे इसमें वो दिए गए कि अटैचमेंट, फॉरफीचर और फिर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर वो अटैचमेंट या फॉरफीचर गलत है, उसको रेस्टोर करना चाहता है कोर्ट, या इंटरिम उसने कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने से पहले, ये भी पावर है कोर्ट की कि 14 दिन का भी नोटिस दे या ना दे, विदाउट नोटिस दिए भी फॉरफीचर ऑर्डर कर सकता है। तो अगर ऐसा फॉरफीचर ऑर्डर कर दिया हो, फिर सुनवाई के बाद उसे लगा कि फॉरफीचर की या अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो रिस्टोर करने के लिए भी कोर्ट आदेश कर सकता है। इस तरह के सारे प्रोविजन 107 में हैं। ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है और मुझे उम्मीद है कि महत्वपूर्ण है। अब एक है प्रिवेंटिव एक्शन। तो जो पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं उसमें एक एडिशनल पावर दी गई है पुलिस को। सेक्शन 172 BNSS ये नया जोड़ा गया है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्जाम के हिसाब से। ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फॉर्म टू द लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस चैप्टर, चैप्टर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। यानी कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर का आपको पता है ये इंक्लूडिंग कांस्टेबल, अगर कोई ऐसा लॉफुल ऑर्डर देता है जो कि उसे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए वो समझता है कि आवश्यक है, उस ऑर्डर को कन्फर्म टू द लॉफुल डायरेक्शन, ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फर्म। यानी कि सारे के सारे, ऑल पर्सन्स का मतलब है जो भी पब्लिक के लोग अगर वहां खड़े हैं तो वो उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य होंगे। ये इतना बड़ा एम्पावरमेंट किया है, जो मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था ना, पुलिस की पावर्स भी बढ़ाई गई हैं। मुझे लगता है इसका शायद मंशा ये होगी कि अगर कहीं पे पुलिस गई है और उसको पब्लिक की सहायता की आवश्यकता है, जाम खोलना है, कहीं कोई हादसा हो गया है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, उसमें पब्लिक के सहायता की जरूरत है, या कहीं पे किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, या कोई और कहीं किसी मॉल में कोई अचानक भगदड़ मच गई है, या किसी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में भगदड़ मच गई है, तो उसको लग रहा है कि हम लोग जितने पुलिस वाले हम नहीं कर पाएंगे, तो वो बाकी लोगों की मदद के लिए उनको आदेशित कर सकता है, और वो सब के सब उसके उस लॉफुल ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य होंगे। और अगर नहीं मानते हैं तो वो उनको डिटेन कर सकते हैं पुलिस वाले, और अगर छोटा मामला है तो उसको 24 घंटे में छोड़ देंगे, अगर कुछ गंभीर मामला है तो इसको फिर कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इसमें चेंज हुआ है, 173 BNSS, 156 पहले होती थी CRTC में। अब इसमें क्या कर दिया गया, नंबर 1, एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि जहां पे ऑफेंस हुआ है उससे भी बाहर जाके भी उसकी FIR हो सकती है। ये जुडिक्शन का इशू बनता है नए लड़कों के लिए जो भी सीखना चाह रहे हैं एग्जाम के पर्पज के लिए, उनको डिटेल में जाने की मुझे लगता है कि उतना दिक्कत हो जाएगी, उतनी आवश्यकता भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि 0 FIR का प्रोविजन इसमें कर दिया गया है, और 0 FIR का मतलब होता है जहां पर कि वो अपराध जिस थाने के क्षेत्र में अपराध घटित नहीं हुआ है फिर भी उसमें FIR लिखाने का प्रोविजन कर दिया गया। लेकिन कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है सवाल कि जो 0 FIR का प्रोविजन है वो किस अपराध में लागू माना जाएगा, कॉग्निजेबल की नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय कि असंज्ञेय। तो संज्ञेय अपराध में कॉग्निजेबल ऑफेंस में इसको लागू माना जाएगा 0 FIR में। एंड इट मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन EFIR टू OIC, यानी कि EFIR भी लागू भी का प्रोविजन भी लागू कर दिया गया है। 0 FIR और EFIR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, मोबाइल से आप कर सकते हैं,
एक वेबसाइट है यू पुलिस की, तो उसकी वेबसाइट पे जाके EFIR का बाकायदा उसमें एक पेज है, उसमें जाके लिंक से EFIR हो जाती है। इसमें बस केवल इतना होता है कि जो EFIR है उसको अगर आप कराते हैं, ऑनलाइन FIR कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो 3 दिन के अंदर आपको जाके संबंधित थाने में उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। इतना याद रखना मेरे विचार से पर्याप्त है। एक चीज़ में और है कि 3 साल या 3 साल से अधिक और 7 साल से कम सजा वाले जो अपराध हैं, ऐसे अपराध जो 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा से दंडित होने वाले जो अपराध हैं, ऐसे अपराधों का इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले DSP की परमिशन से वो इंक्वायरी कर सकता है SHO। यहां पर भी उसको मे कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, PE डिस्क्रिशन है, मे मतलब डिस्क्रिशन, चाहे तो सीधे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे और चाहे तो इसमें पहले PE कर दे, लेकिन 14 दिन के अंदर वो PE उसको समाप्त करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा प्रोविजन है। अगर FIR नहीं लिखी जाती तो फिर क्या होगा? तो फिर एक एप्लीकेशन कमिश्नर ऑफ पुलिस या SP को दी जाएगी कि थाने मेरी FIR में लिखी गई। अगर वहाँ भी नहीं लिखी जाती है, तभी राहत नहीं मिल रही है, तो फिर मजिस्ट्रेट को आप जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट उसमें 173(4) में मजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर करेंगे FIR के लिए। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन की बात है। एक नई चीज़ जोड़ी गई है कि पहले IO का मतलब था स्पेशल कुछ एक्ट थे, SC/ST एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, PC एक्ट, डाउडी डेथ के जो मामले होते थे, कुछ ऐसे एक्ट्स थे। इनके अलावा सब इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो स्पेशल ब्रांच है हमारी CBCID, ACO, उनको छोड़ दीजिए, वहाँ इंस्पेक्टर होते हैं IO, बाकी सब इंस्पेक्टर IO होते थे। अब उसमें डिप्टी SP को भी कर दिया गया है कि SP चाहे तो डिस्क्रिप्शन दी गई है, डिप्टी SP को विवेचना दे सकते हैं, इसको लीगलाइज कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट भी 210 BNSS के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली कि अगर जो FIR की बात की गई है कि अगर थाने पे नहीं होती तो SP या CP को एप्लीकेशन भेजिए, वहाँ भी नहीं होती फिर कोर्ट से जाकर FIR के आदेश कराइए 173(4) में। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसी FIR किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करानी है, कोई पब्लिक का आदमी है और वो पब्लिक सर्वेंट यानी कि पुलिस या कोई और सरकारी आदमी के खिलाफ, सरकारी अफसर या कर्मचारी के खिलाफ कराना चाहता है, उसका प्रोविज़न थोड़ा सा सख्त किया गया है। उसमें क्या है कि कोर्ट FIR का आदेश देगी, लेकिन देने से पहले क्या करना है उसको, अगर कोई ऐसा आरोप लगाया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट पे जो कि उसका डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अंतर्गत उसके द्वारा कृत्य किसी कार्य से संबंधित वो आरोप है, तो उसमें एक तो उसके सुपीरियर ऑफिसर से पहले रिपोर्ट मांगेगा कोर्ट कि इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट दीजिए कि आपकी क्या ओपिनियन है। और दूसरी बात है कि जो पब्लिक सर्वेंट जिसके विरुद्ध वो FIR लिखाने का अनुरोध किया गया है माननीय न्यायालय से, उसको भी एक मौका दिया जाएगा और उसके जो भी उसके तर्क हैं उन पर विचार करने के बाद ही, उसको सुनने के बाद ही उस पर FIR दर्ज करने का आदेश माननीय न्यायालय कर सकता है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वाला देखने योग्य है, बहुत जगह पे इसको वो किया गया है, मतलब काफ़ी इसका इस्तेमाल, जैसे कि रेप विक्टिम है तो उसका जो स्टेटमेंट है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जाए पुलिस के सामने, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी रिकॉर्ड हो सकता है। उसके बाद फिर है कि अगर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर 7 साल, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा से दंडित होने वाला कोई अगर अपराध है, तो ऐसे अपराध के घटना स्थल के निरीक्षण के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट का बुलाया जाना आवश्यक हो गया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाना आवश्यक हो गया है और ये इस तरह से इतना कर दिया है कि 5 साल का समय दिया गया है। और एक चीज़ में और कर दी गई है कि अगर राज्य चाहे तो किसी और राज्य से मदद ले सकता है, अगर उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो किसी और राज्य से मदद ले सकता है। बहुत तेज़ी से इसमें काम चल रहा है, काफ़ी जगह पर मोबाइल फोरेंसिक वैन्स भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं। यूपी में सब जिलों को मोबाइल फोरेंसिक्स वैन मिल गई हैं और बढ़ाई जा रही हैं ताकि वो इस जो कानून की अपेक्षा है इसको पूरा किया जा सके। भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके प्रति बहुत संजीदा हैं, बहुत गंभीर हैं। और फिर वीडियोग्राफी कराई जाएगी सीन ऑफ क्राइम की, जो घटना स्थल है, और वो फ़ोन से कराई जाएगी, मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद जो विटनेसेस की जो अटेंडेंस की बात है, तो इसमें 179 BNSS और पुराना 160 होता था CRP, 160 के बयान होते थे। इसमें क्या है कि इन द लिस्ट ऑफ पर्सन्स टू बी एग्जामिन्ड एट द प्लेस ऑफ देयर रेजिडेंस,
एज ऑफ मेल पर्सन रिड्यूस फ्रॉम 65 टू 60 ईयर्स। अब क्या होगा कि अगर 60 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति के बयान पुलिस को नोट करने हैं तो वो उसके घर पे जाके नोट करेंगे। और एक एक्यूट इलनेस की कैटेगरीज में और जोड़ दी गई है कि अगर कोई एक्यूट इलनेस है किसी को तो उसको भी, या फिर 15 साल से कम की कोई महिला है, कोई मतलब 15 साल से कम का कोई भी बालक है या कोई महिला है या मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके घर पे बयान दर्ज होंगे। कन्फेशन के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, जो होता है ना कबूलनामा, संस्वीकृति, अगर किसी अपराध को कबूल कोई करता है एक्यूज। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। ये पहले मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, वो उसको रिप्लेस कर दिया गया है। बाकी जो ऐसे कोर्ट के सामने ऐसे लोगों के स्टेटमेंट जो टेम्परेरी या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाई मोबाइल फोन के द्वारा रिकॉर्डिंग हो जाएगी। रेप विक्टिम के मामले में जो अगर विक्टिम का बयान है वो लेडी मजिस्ट्रेट के द्वारा, अगर लेडी मजिस्ट्रेट नहीं है तो किसी लेडी ऑफिसर के द्वारा ही दर्ज होगा। ऐसे ही रेप विक्टिम का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर है जिसने किया है वो तत्काल उसकी रिपोर्ट देगा आईओ को, और लेटेस्ट विद इन 7 डेज के अंदर तो उसको देनी ही देनी है। एक बहुत कॉमन सेंस का भी थोड़ा सवाल है कि अगर विदाउट सर्च वारंट नहीं है तो फिर सर्च कैसे करते हैं। इसका सेक्शन 185 बीएनएसएस में इसका प्रोविजन दिया गया है, पुराना 165 था सीआरपीसी का। तो इसमें केस डायरी में रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे। केस डायरी और जनरल डायरी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो पढ़ी है मेरे उस पर कि जीडी सीडी दोनों क्या होती, दोनों में क्या फ़र्क है। पुलिस रिमांड का समझ ले, थोड़ा सा सवाल फंस सकता है। ये सेक्शन 187 बीएनएसएस और पहला 167 था सीआरपीसी का। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि द मजिस्ट्रेट मे ऑथराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज इन सच कस्टडी। यहाँ पे पुलिस कस्टडी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, इन सच कस्टडी। लेकिन सच कस्टडी का मतलब होगा कस्टडी दो तरह की होती है जो मजिस्ट्रेट कस्टडी देता है एक्यूज की, एक पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में वो पुलिस के कस्टडी में रहता है जब तक पुलिस कस्टडी होती है, और जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है एक्यूज को। तो जो सच कस्टडी वर्ड यूज किया गया है, सच कस्टडी में यानी कि मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन हो गई। 167 में क्या था, पुलिस कस्टडी वर्ड यूज किया गया था, तो पुलिस कस्टडी में फिर वो पुलिस कस्टडी होती थी, यहाँ सच कस्टडी है। तो सच कस्टडी का जो इंटरप्रिटेशन है इसमें हालांकि काफ़ी विवाद हुआ था जब ये कानून पास हुए, और अभी भी इसमें कुछ लोग थोड़ा बहुत भ्रामक स्थिति बनी रहती है दिमाग में। लेकिन मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये है कि सच कस्टडी का मतलब है इट इंक्लूड्स पुलिस कस्टडी, और उसके लिए अलग से कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, 15 दिन का मैक्सिमम मिलेगा इन दी होल टोटल और इन पार्ट्स। ये पार्ट्स से मिल सकता है, पहले पार्ट का वो नहीं था। पहले क्या होता था, पहले 15 दिन में मिलती थी अप टू 15 डेज पुलिस कस्टडी। अब क्या कर दिया है कि पहले 40 डेज और 60 डेज में पूरे के पूरे 15 दिन एक साथ, या 15 दिन पार्ट में, एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितने भी पार्ट में मिल सकती है। यानी कि 15 बार भी एक एक दिन की कस्टडी ली जा सकती है। लेकिन वो पहले 40 दिन और 60 दिन डिपेंडिंग अपॉन जो डिटेंशन का पीरियड है, 60 दिन या 90 दिन, जो कि समन्स और वारंट केसेस, सीरियस नॉन सीरियस केसेस में, नॉन सीरियस में लेस सीरियस हम कह दें उसमें 60 दिन का होता है डिटेंशन पीरियड जुडिशियल कस्टडी का, उच्च जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। और जो सीरियस ऑफेंसेस है, हीनस ऑफेंसेस में 90 दिन का होता है। तो उसने पीरियड के दौरान फर्स्ट 40 डेज में अगर 60 दिन है और 60 डेज में अगर 90 दिन है, तो 60 दिन के अंदर अंदर 15 दिन की और 60 दिन के 40 के अंदर अंदर 15 दिन की लेस सीरियस ऑफेंस, और सीरियस ऑफेंस में 60 दिन के अंदर अंदर 15 दिन की, टोटल 15 दिन एक बार में या टुकड़ों में पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रोविजन है, पुलिस को बहुत एम्पावर किया गया है इसमें। उसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट बचता है मामला, वो है जो केस प्रॉपर्टी होती है। या आप लोगों ने देखा होगा थानों वानों में बहुत लंबे चौड़े भरा रहता है उसका कैंपस ना, गाड़ियों से टूटी हुई एक्सीडेंटल व्हीकल, चोरी की गाड़ियां बरामद हुई पड़ी हैं, और बहुत शराब पड़ी है, और बहुत सारा सामान होता है। ऐसे ही काफ़ी गंदगी सी भरी रहती है थानों पे, बहुत सामान ऐसा लगा रहता है। उसमें डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का एक बहुत इशू रहता था। एक अंबालाल का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो उन्हीं को अब फॉर्मलाइज कर दिया गया है सेक्शन 497 बीएनएसएस में। पहला था 451 सीआरपीसी का। इसमें यह कर दिया है कि जब प्रॉपर्टी इस तरह की होगी
जो केस प्रॉपर्टी होगी, जो जब्त होगी, उसके डिस्पोजल के को आसान बना दिया गया है। और डिस्पोजल के लिए अब आईओ की रिक्वेस्ट पे कोर्ट उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, पूरी बात सुनेंगे, देखेंगे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का आदेश देंगे और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रख ली जाएगी एविडेंस पर्पज के लिए फाइल पे, और प्रॉपर्टी के डिस्पोजल का वो ऑर्डर जारी कर देंगे। इतना सा ध्यान रखना है, कोर्ट शैल ऑर्डर डिस्पोजल, डिस्ट्रक्शन, डिस्पोजल मतलब बेच के, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स है या एक्साइज का जो जब्ती होती है, जैसे कि शराब वगैरह है, तो उसको बेचा नहीं जाता, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, नष्ट कर दिया जाता है। कन्फिस्केशन और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, या कोई चोरी किसी के हुई, सामान बरामद हुआ तो जिसका सामान था उसको वापस करना, ये सारे के सारे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर सच ए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड फोटोग्राफी वीडियोग्राफी टेकन। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जब हो जाएगी ऐसे सामान की, तो उसको वापस करने का या डिस्पोजल का या डिस्ट्रक्शन का या कन्फिस्केशन का आदेश कोर्ट कर सकता है विद इन 30 days। अब यानी कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी लेकर रख लिया और सामान को डिस्पोजल कर दिया, तो इससे क्या होगा कि खानों में थोड़ी जगह बनेगी। ये मुख्य रूप से वो था जो मुझे लगा कि चूंकि चेंजेस वाले हैं, या इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये मानते हुए कि जो कानून को सरल बनाने के लिए समाज का जो एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होता है कानून का, वो देने के लिए, ट्रायल को स्पीड अप करने के लिए जो प्रोविजंस किए गए, और जिनका पुलिस से मतलब था, और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो फिर ट्रायल के संबंधित है, ट्रायल का है, उसमें फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, बहुत सारे हैं। फिर वो आपका, मुझे लगता है कि इस स्टेज पे शायद मेरा जो विवेक है वो लगता है कि आपके लिए उतने महत्वपूर्ण वो विषय, उतना टॉपिक नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बताए अपने उसमें, इनको आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अपने भी बेयर एक्ट वगैरह, नहीं तो आजकल इंटरनेट मिल जाती है चीज़ें, कि बेयर एक्ट ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने इतना आपको बताया है कि इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार 3 बार देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको याद हो जाएगा, और महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद ही की जाती है कि अगर हम महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ के जाते हैं तो सफलता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार बात करेंगे हम, देखते हैं किसी अच्छे टॉपिक के बारे में, करंट आजकल चल रहा है काफ़ी वो, एक किताब के बारे में, तो उसका देखते बनाते हैं कोई वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।